गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के मेजर पेपर 1 हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेमेस्टर 1 मेजर पेपर हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथियों, यदि आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। यदि आपको सिलेबस पहले से मालूम है तो आप वीडियो को स्किप करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फुल मार्क्स आपका 100 अंकों का होने वाला है। क्रेडिट इसमें आपका 4 है। मेजर पेपर 1 हिस्ट्री में आपको आइडिया ऑफ भारतवर्ष के बारे में पढ़ना है। सिलेबस हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हिंदी में प्रीफर करते हैं, तो इसलिए चलिए हम लोग सिलेबस को हिंदी में ही डिस्कस करते हैं। और यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीडीएफ आपको डीएमएस सॉल्यूशन के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये रहा स्टूडेंट्स मेजर 1 इतिहास, जिसमें पढ़ना आप लोग को भारतवर्ष की अवधारणा, आइडिया ऑफ भारतवर्ष। यूनिट 1 में जो पढ़ना है वह है भारतवर्ष की अवधारणा, जिसमें आप पढ़िएगा भारतवर्ष की समझ। भारतवर्ष की समझ क्या है इसके बारे में देखिएगा। इसके बाद पढ़िएगा भारत के पर्यायवाची शब्दों की अनंतता। और हम लोग जब क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि अनंतता क्या होती है और भारत के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं, ये सारी चीजें। इसको यूनिट 1 में जो तीसरा टॉपिक दिया गया है वह है भारतीय काल और स्थान की अवधारणा। भारतीय काल और स्थान की अवधारणा क्या है इसके बारे में बताना है। और चौथा नंबर जो है वह है भारतीय साहित्य की महिमा, जिसमें हम लोग वेद देखेंगे, वेदांग देखेंगे, उपनिषद, महाकाव्य, जैन और बौद्ध साहित्य, स्मृति और पुराण को देखेंगे। यूनिट 2 जो है स्टूडेंट्स वह पढ़ेंगे हम लोग भारतीय ज्ञान, परंपरा, कला और संस्कृति, जिसमें हम लोग देखेंगे भाषा और लिपि का विकास कैसे हुआ प्राचीन भारत में। ब्राह्मी, खरोष्ठी, पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल, ये सारी चीजें देखेंगे। भारतीय कला और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या रही है इसके बारे में देखेंगे। भारतीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार थी प्राचीन में, ये सारे चीजें देखेंगे। और भारतीय पराक्रम की नैतिकता क्या है इसे भी देखेंगे। और यूनिट 3 में जो है वह है धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें पहला है धर्म की भारतीय अवधारणा क्या है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा बताइए। मनुष्य, परिवार, समाज और विश्व में राजनीति और शासन क्या है। जनपद और ग्राम स्वराज्य से आप क्या समझते हैं, ये सारी चीजें। यूनिट 4 जो है वह है विज्ञान, पर्यावरण और आयु विज्ञान। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बताना है। प्राचीन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, प्राचीन भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। और जो चौथा नंबर टॉपिक है यूनिट 4 में वह है भारतीय अंक प्रणाली और गणित। यूनिट 5 है, लास्ट टॉपिक है भारतीय आर्थिक परंपराएं, जिसमें देखेंगे हम लोग भूमि, वन और कृषि की अवधारणा, उद्योग, आंतरिक व्यापार और वाणिज्य, ये सारी चीजें। और तीसरा नंबर जो है वह है समुद्री व्यापार। तो आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग आंसर को भी डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन है भारतवर्ष की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। भारतवर्ष की अवधारणा क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको व्याख्या करने बोला है। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतवर्ष की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स भारतीय काल और स्थान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय काल और स्थान की अवधारणा क्या है, इसको आपको स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है और काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय साहित्य की महिमा पर प्रकाश डालिए। वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुराणों के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 4 है प्राचीन भारत में भाषा और लिपि के विकास का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में भाषा और लिपि के विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स भारतीय कला और संस्कृति के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कला और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस पर प्रकाश डालिए या फिर वर्णन कीजिए या फिर इस पर व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताइए कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, इसमें आपको विशेषताएं बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है धर्म की भारतीय अवधारणा का विवेचन कीजिए कि धर्म की भारतीय अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको विवेचन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर प्रकाश डालिए और इसका मतलब क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग अभी जब आंसर देखेंगे तो सारी चीजें हम लोग क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है प्राचीन भारत में राजनीति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए कि प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां क्या रही है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राचीन भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली बताइए, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय अंक प्रणाली और गणित में योगदान की व्याख्या कीजिए कि भारतीय अंक प्रणाली और गणित में इसका क्या, भारतीय अंक प्रणाली और गणित में योगदान क्या आपको व्याख्या करना है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम लोग आंसर को डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स प्राचीन भारत में भूमि, वन और कृषि की अवधारणा पर प्रकाश डालिए कि प्राचीन भारत में भूमि, वन और कृषि की अवधारणा क्या रही है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है या फिर इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 14 है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का कि उद्योग और आंतरिक व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार की चर्चा कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये तो आपके लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर इसी को तोड़कर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स भारतवर्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आ सकता है, कई बार प्रीवियस ईयर में भी ये सारी चीजें पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेदांग और जैन साहित्य की विशेषताएं लिखिए। वेदांग और जैन साहित्य क्या है और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में अंतर बताइए कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय पराक्रम की नैतिकता क्या थी, भारतीय पराक्रम की नैतिकता क्या है थी, इसके बारे में आपको बताना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वह है जनपद और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा लिखिए। है जनपद और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा क्या है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राचीन पर्यावरण प्रबंधन की विशेषताएं लिखिए। प्राचीन पर्यावरण प्रबंधन, प्राचीन काल में पर्यावरण प्रबंधन किस प्रकार से होती थी, इसके बारे में आपको विशेषताएं लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स आयु विज्ञान की परंपरा क्या थी, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्राचीन भारत में कृषि की भूमिका लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स समुद्री व्यापार का महत्व बताइए। तो ये सारे हमने देखे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। आइए बिना टाइम को हम लोग एक्सपेंड करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं ताकि आपका टाइम भी बचे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 था स्टूडेंट्स वो क्या था, भारतवर्ष की अवधारणा की व्याख्या कीजिए कि भारतवर्ष की अवधारणा क्या है, इसके बारे में बताना है। अब स्टूडेंट भारतवर्ष केवल एक भौगोलिक नाम नहीं, हम लोग बस भारतवर्ष को ये सोचेंगे कि ये सिर्फ एक भौगोलिक नाम है या भूगोल में एक नाम है, तो ऐसा कतई नहीं है। बल्कि स्टूडेंट्स ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की पहचान है। भारतवर्ष केवल एक भौगोलिक नाम ही नहीं बल्कि यह भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा की एक पहचान है। प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष को सिर्फ भूमि नहीं बल्कि एक ऐसा क्षेत्र माना गया है जहां लोग सम्मान, संस्कृति, आस्था और जीवन दृष्टि से जुड़े हुए हैं। अवधारणा करने का मतलब कि भारतवर्ष की अवधारणा मतलब इसमें हम लोग सभी चीजें देखेंगे, इसका भौगोलिक दृष्टि से इसका भारतवर्ष की अवधारणा देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें। तो क्या हमने देखा कि भारतवर्ष केवल एक भौगोलिक नाम नहीं है बल्कि यह एक भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक पहचान है। प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष को सिर्फ भूमि नहीं, हम लोग यदि ये सोचेंगे कि भारत एक भूमि है तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। भारत ग्रंथों में कहा गया है कि भारतवर्ष को सिर्फ भूमि नहीं बल्कि ऐसा क्षेत्र माना गया है जहां लोग सम्मान के साथ संस्कृति के साथ आस्था और जीवन दृष्टि से जुड़े हुए होते हैं। आइए भारतवर्ष की अवधारणा देखते हैं हम लोग भौगोलिक दृष्टि से। भारतवर्ष को उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र तक फैले क्षेत्र के रूप में समझा गया है। देखिए इसका अवधारणा हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देखें तो क्या है कि भारतवर्ष को उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र तक फैले क्षेत्र के रूप में समझा गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उत्तर यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्व दक्षिणम वर्ष दत्त भारत नाम भारती यत्र संति।
क्या है इसका मतलब? संस्कृत में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक का जो क्षेत्र है वही भारतवर्ष कहलाता है और यहाँ की जनता भारतीय कहलाती है। तो वही है कि उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्यस्व दक्षिणम वर्षदत्ते भारतनम भारती यत्र संतति। इसका मतलब है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक का जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स वही भारतवर्ष कहलाता है और यहाँ की जो जनता है वह भारतीय कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप भारतवर्ष की परिभाषा दीजिए भौगोलिक दृष्टि से, तो आप इस लिख सकते हैं ये, और इसका मतलब होता है कि भारतवर्ष को उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र तक फैले क्षेत्र के रूप में समझा गया है और विष्णु पुराण में इसे कहा गया है कि उत्तर यत् समुद्र से हिमाद्रस्व दक्षिणम वर्षदत्ते भारत नाम भारती यत्र संतते। इसका मतलब है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक का जो क्षेत्र है वही हम लोग का भारतवर्ष कहलाता है और यहाँ की जो जनता है स्टूडेंट्स वह भारतीय कहलाती है। आइए इसका सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं। हम लोग तो भौगोलिक दृष्टि से देखें भारतवर्ष की अवधारणा, आइए इसका हम लोग सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं भारतवर्ष की अवधारणा क्या है। भारतवर्ष का अर्थ है वह भूमि जहां वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसी महान परंपराएं और धर्मों का उद्भव हुआ है। देखिए भारतवर्ष कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? भारतवर्ष कहने का अर्थ है कि वह भूमि जहां पर वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसी महान परंपराएं और धर्मों का उद्भव हुआ है। मतलब वह भूमि जहां पर वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसी महान परंपराएं और धर्मों का उद्भव हुआ है वही हम लोग का भारतवर्ष है। यहाँ विविध भाषाएं, जातियां और धर्म होते हुए भी एक साझा संस्कृति, एकता रही है। और आप देखते होंगे कि भारत में कितने सारे भाषाएं हैं, कितने सारे जातियां हैं, कितने सारे धर्म हैं। इतने चीज के होने के बावजूद भी यहाँ के लोग एक साझा संस्कृति, एकता रही है लोगों में। और राजनीतिक दृष्टि से इसकी अवधारणा क्या है स्टूडेंट्स? आइए इसे भी देखते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष को एक साझे राजनीतिक क्षेत्र के रूप में भी देखा गया है। देखिए हम लोग ज्यादा वर्ड में नहीं जाते हैं क्योंकि वर्ड में जाएंगे तो हम आपके लिए ले रहे हैं एकदम एक मैराथन टाइप में, तो यदि हम लोग हर एक वर्ड को समझने लगेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। और पूरा कंप्लीट कोर्स यदि आप सेमेस्टर 2 में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन DMA सॉल्यूशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको सेमेस्टर 2 में सारे सब्जेक्ट्स, आपके मेजर हिस्ट्री के अलावा जितने भी पेपर रहेंगे MDC, SEC, VSC, इन सारे सब्जेक्ट्स का हम तैयारी वहाँ पे करवा रहे होंगे। तो आइए भारतवर्ष की अवधारणा हम लोग राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष को एक साझे राजनीतिक क्षेत्र के रूप में भी देखा गया है। यद्यपि क्या है कि अलग अलग राज्यों का शासन था, फिर भी सबको एक बड़ी इकाई भारतवर्ष का हिस्सा माना गया है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारतवर्ष की अवधारणा राजनीतिक दृष्टि से क्या है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष को एक साझे राजनीतिक क्षेत्र के रूप में देखा गया है। यद्यपि अलग अलग राज्यों का शासन था, हम लोग देख रहे हैं कि प्राचीन काल में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शासक रहे हैं, फिर भी सबको एक बड़ी इकाई भारतवर्ष का हिस्सा माना गया है कि ये सारे जो राज्य हैं वो भारतवर्ष की हिस्सा है। आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष की अवधारणा क्या है कि भारतवर्ष वह भूमि है जहां धर्म, कर्म, मोक्ष, योग और आध्यात्म की परंपरा फली फूली। यही कारण है कि इसे देवभूमि और पुण्य भूमि भी कहा गया है। देखिए क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष वह भूमि है जहां धर्म, कर्म, मोक्ष, योग और आध्यात्म की परंपरा फली फूली है। मतलब क्या है कि भारतवर्ष एक ऐसा भूमि है स्टूडेंट्स जहां पर धर्म, जहां पर कर्म, मोक्ष, योग और अध्यात्म की परंपरा जो है फली फूली है। फली फूली है कहने का मतलब कि बड़ी है। यही कारण है कि इसे देवभूमि और पुण्य भूमि भी कहा गया और यही सब कारण की वजह से भारतवर्ष को देवभूमि मतलब कि देवताओं का भूमि और पुण्य भूमि कहा गया है। भारतवर्ष की अवधारणा केवल नक्शे तक सीमित नहीं है और यदि हम लोग ये समझें कि भारतवर्ष बस एक नक्शे में यहाँ से यहाँ तक है तो ये नहीं है। भारतवर्ष की अवधारणा केवल नक्शे तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक ऐसी जीवंत धारा है जो भौगोलिक एकता, संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिक सोच और सामाजिक जुड़ाव को जोड़ती है। हम लोग जब जूनियर थे तो उसमें क्या समझते थे कि भारतवर्ष यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है वर्ल्ड के मैप में, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतवर्ष की अवधारणा केवल नक्शे तक सीमित नहीं है स्टूडेंट्स, बल्कि यह एक ऐसी जीवंत धारा है जो भौगोलिक एकता, जो सांस्कृतिक परंपरा, जो कि आध्यात्मिक सोच और सामाजिक जुड़ाव को यह जोड़ती है। जो कि क्या क्या करती है, बल्कि भारतवर्ष
एक ऐसी जीवान धारा है जो कि भौगोलिक एकता को ये जोड़ती है, सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखती है, आध्यात्मिक सोच को बढ़ावा देती है और सामाजिक जुड़ाव को ये जोड़ के रखती है। यही कारण है कि भारत वर्ष को प्राचीन काल से आज तक का संस्कार और संस्कृति की भूमि माना गया है। और यही कारण है कि भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही आज तक एक संस्कार और संस्कृति की भूमि माना गया। और यही कारण है कि हम लोग भारतवर्ष को एक संस्कार और संस्कृति की भूमि कहते हैं और ये सदियों से माना आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वह है भारतीय काल और स्थान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए कि भारतीय काल क्या है और भारतीय काल और भारतीय स्थान की अवधारणा क्या है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। क्या है, भारतीय संस्कृति में काल और स्थान को बहुत महत्व दिया गया है। क्या है कि भारतीय संस्कृति में मतलब भारतीय समाज में काल यानी कि समय और स्थान यानी कि जगह और भूमि को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने समय और स्थान को सिर्फ साधारण रूप में नहीं देखा। क्यों इसे बहुत महत्व दिया गया है स्टूडेंट, समय और स्थान को? समय कहने का मतलब है काल और काल कहने का मतलब है समय। तो आपके क्वेश्चन में आएगा कि भारतीय काल और स्थान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो क्या है कि भारतीय संस्कृति में काल, समय और स्थान को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों देखिए क्या है कि भारतीय संस्कृति में काल और स्थान स्टूडेंट एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, भारतीय काल और स्थान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संस्कृति में काल यानी कि समय को कहा गया है और स्थान यानी जगह और भूमि को बहुत महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने समय और स्थान को सिर्फ एक साधारण रूप नहीं देखा, बल्कि उसे ब्रह्मांड, सृष्टि और जीवन से जोड़ा। क्यों इसे बहुत महत्व दिया गया भारतीय संस्कृति में काल और स्थान को? क्योंकि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने समय और स्थान को सिर्फ एक साधारण रूप नहीं देखा, बल्कि उसे ब्रह्मांड, सृष्टि और जीवन से जोड़ा। यही कारण है कि भारत की समय और स्थान की सोच दुनिया की अन्य सभ्यताओं से बिल्कुल अलग और गहरी मानी जाती है। और यही कारण है स्टूडेंट्स कि भारत की जो समय है और जो स्थान है की जो सोच है वह दुनिया की अन्य सभ्यताओं से बिल्कुल अलग और गहरी मानी जाती है। आइए बात करते हैं हम लोग डिटेल में भारतीय काल की अवधारणा, यानी भारतीय काल की अवधारणा करने मतलब भारतीय समय की अवधारणा। देखिए अवधारणा का मतलब क्या होता है कि अवधारणा का मतलब है कि किसी बात को पक्के तौर पर मान लेना, उस पर विश्वास करना या दृढ़ निश्चय करना। उदाहरण उसकी यह अवधारणा थी कि मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है, यानी उसकी एक पक्की मान्यता। तो अवधारणा का मतलब आप ये समझ सकते हैं। तो वही है या फिर आप अवधारणा का मतलब ये भी समझ सकते थे, क्योंकि अवधारणा बोल रहे हैं और अवधारणा का मतलब आपको समझ में नहीं आए तो फिर ये फायदा नहीं है। तो इसलिए देखिए अवधारणा का पहले मतलब समझ लीजिए। अवधारणा का मतलब होता है कि किसी बात की समझ, विचार या पक्की मान्यता। कहने का मतलब है कोई विचार, सिद्धांत, धारण या कल्पना जिसे मन या बुद्धि में अस्थिर कर लिया गया हो। उदाहरण जैसे गांधी जी की अवधारणा अहिंसा पर आधारित थी। तो क्या था कि किसी बात की समझ, विचार या पक्की मान्यता है ये। इसके बाद देखिए और इसका अर्थ क्या है अवधारणा। आप जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखे तो हम सोचें कि इसका मतलब हम आपको समझा ही देते हैं। अवधारणा का कहने का मतलब है कि कोई विचार, सिद्धांत, धारणा या कल्पना जिसे मन या बुद्धि में अस्थिर कर लिया गया हो। तो वही हम लोग बात करेंगे भारतीय काल की अवधारणा के बारे में, मतलब कि भारतीय काल के समय के बारे में। और
इतिहास पढ़ते समय अवधारणा का प्रयोग किसी विचार, दृष्टिकोण, मत या सिद्धांत के लिए किया जाता है। यानी जब इतिहासकार कोई घटना, सभ्यता, काल को समझाने के लिए अपनी सोच या दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तो उसे हम लोग अवधारणा कहते हैं। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था अवधारणा, और अभी आने वाले क्वेश्चंस में भी अवधारणा आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो अवधारणा का मतलब क्या है, इसे आपको समझना होगा। देखिए, इतिहास पढ़ते समय अवधारणा का प्रयोग हम लोग किसी विचार के लिए, दृष्टिकोण, मत या सिद्धांत के लिए किया जाता है। यानी जब इतिहासकार कोई घटना, सभ्यता या काल को समझाने के लिए अपनी सोच या दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तो उसे हम लोग अवधारणा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ इतिहासकार इसे अवधारणा है कि इसका पतन बाढ़ से हुआ, और दूसरी अवधारणा है कि यह आर्यों के आक्रमण से हुआ। तो ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। इसी प्रकार 1857 की अवधारणा देख लीजिए। ब्रिटिश इतिहासकार की अवधारणा है कि सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, और भारतीय इतिहासकारों की अवधारणा है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो अवधारणा का मतलब ये है कि इतिहास पढ़ते समय अवधारणा का प्रयोग हम लोग किसी विचार, दृष्टिकोण, मत या सिद्धांत के लिए किया जाता है। यानी जब इतिहासकार कोई घटना, सभ्यता या काल को समझाने के लिए अपनी सोच या दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम लोग अवधारणा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अवधारणा क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या था, भारतीय काल और स्थान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये हमने देखा। तो आइए हम लोग पहला जो देखते हैं, भारतीय काल की अवधारणा, मतलब भारतीय काल यानी समय की हम लोग अवधारणा देखते हैं। भारत में समय की धारणा विशेष और अनोखी थी। देखिए क्या है स्टूडेंट्स, इसे देखिए आप लोग। भारत में समय की धारणा विशेष और अनोखी थी। समय चक्रीय है। कैसे चक्रीय है और ये कैसे समय की धारणा विशेष और अनोखी थी, इसे देखते हैं हम लोग। और कहा गया है भारतीय अवधारणा में काल को कि समय चक्रीय है, मतलब काल चक्रीय है, एक मतलब घेरा जैसा है। क्या है कि भारत में समय को कभी सीधी रेखा की तरह नहीं माना गया है। क्या है कि भारत में समय को कभी एक सीधी रेखा जैसा नहीं माना गया। इसे एक चक्र कहने का मतलब है कि घेरा जैसा इसे माना गया है। क्यों माना गया है कि आने समय बार बार घूमकर लौटता है। जैसे ऋतुएं हर साल आती है, दिन के बाद रात आती है और फिर दिन से रात आती है। इसलिए भारत में समय को कभी सीधी रेखा जैसा नहीं माना गया है, इसे एक चक्र जैसा माना गया है, बोले तो घेरा जैसा माना गया है। क्यों इसे घेरा जैसा समझा गया है? क्योंकि समय बार बार घूमकर लौटता है। जैसे ऋतुएं हर साल आती है, दिन के बाद रात आती है और फिर से दिन आता है। तो ये सारी चीजें। युगों की परंपरा, भारतीय ग्रंथों में समय को युगों में बांटा गया है। जैसे सतयुग, धर्म और सत्य का युग था, सत्य का युग था। त्रेता युग जहां मर्यादा और आदर्श का युग रहा है। द्वापर युग संघर्ष और आसिंग अधर्म का युग रहा है। और कलयुग पाप और अधर्म का युग है। इन चारों युगों को मिलाकर एक बड़ा चक्र बनता है जिसे हम लोग महायुग कहते हैं। जब एक महायुग पूरा हो जाता है तो फिर नया महायुग शुरू होता है, जो फिर अभी कलयुग चल रहा है, तो फिर सतयुग चालू होगा ये महायुग खत्म होने के बाद। इसके बाद क्या है कि अनंत समय, सनातन काल, इसे क्या कहा गया? भारतीय दृष्टि में समय का कोई शुरू और अंत नहीं है। देखिए भारतीय दृष्टि में क्या कहा गया है, भारतीय अवधारणा में क्या कहा गया है, समय को अनंत समय है, ये मतलब कि सनातन काल है। भारतीय दृष्टि में समय का कोई शुरू और अंत नहीं है। सृष्टि और प्रलय बार बार होते रहते हैं। सृष्टि मतलब कि क्रिएशन, सृष्टि का क्रिएशन, सृष्टि मतलब क्रिएशन और प्रलय मतलब डिस्ट्रक्शन बार बार होते रहते हैं। इसलिए समय को सनातन यानी हमेशा चलने वाला माना गया है। क्या है कि देखिए अनंत समय, भारतीय दृष्टि में समय का कोई शुरू और अंत नहीं है। सृष्टि और प्रलय बार बार होते रहते हैं, इसलिए समय को सनातन यानी हमेशा चलने वाला माना गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स, व्यवहारिक समय, रोजमर्रा के जीवन के लिए भारतीय समाज ने समय को दिन, महीना, ऋतु और वर्ष में बांटा। देखिए व्यवहारिक समय, रोजमर्रा के जीवन के लिए मतलब डेली जीवन के लिए भारतीय समाज ने क्या किया, समय को दिन, महीना, ऋतु और वर्ष में बांटा। पंचांग मतलब कैलेंडर और जो ज्योतिष इसी पर आधारित थे। खेती, त्योहार, यात्रा, विवाह आदि सब कुछ समय की इसी व्यवस्था पर चलता है। और स्टूडेंट्स, खेती, त्योहार, यात्रा, विवाह आदि सब कुछ समय की इसी व्यवस्था पर चलता है। ये तो हम लोग देख लिए स्टूडेंट भारतीय काल की अवधारणा को। आइए हम लोग समझते हैं अब भारतीय स्थान, मतलब कि
भूमि की अवधारणा को, यानी जगह की अवधारणा को। भारत में स्थान की सोच भी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। देखिए, हम लोग सिर्फ जमीन को एक जमीन की तरह सोचें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। भारत में स्थान की सोच भी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं जुड़ी है। बल्कि उस जमीन में स्टूडेंट्स आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं जुड़ी है। जैसे हम लोग पहला देखेंगे पवित्र भूमि की धारणा। मतलब पवित्र भूमि की धारणा क्या है? भारत की नदियां जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, पर्वत जैसे हिमालय, विंध्य और तीर्थ स्थान जैसे काशी, प्रयाग, पुरी को पवित्र माना गया है। यह विश्वास था कि ये स्थान लोगों को पाप से मुक्त करते हैं और पुण्य देते हैं। जैसे देखिए, इसकी धारणा क्या थी और ये क्या मान्यता देती थी कि यह विश्वास दिलाती थी कि ये जो स्थान है लोगों को पाप से मुक्त करते हैं और पुण्य देते हैं। तो वही है कि पवित्र भूमि की अवधारणा। पवित्र भूमि की धारणा क्या है कि भारत की नदियां जैसे आपका गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, और जैसे हिमालय, विंध्य और तीर्थ स्थान जैसे काशी, प्रयाग, पुरी को पवित्र माना गया है। और यह विश्वास था कि ये स्थान जो है जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, हिमालय हो गया, विंध्य हो गया, काशी, प्रयाग, पुरी, ये जो जगह हैं वे पूरे पवित्र हैं। यह विश्वास था कि ये स्थान लोगों को पाप से मुक्त करते हैं और पुण्य देते हैं। और लोगों को यह विश्वास था कि ये जो स्थान है वह लोगों को पापों से मुक्त करते हैं और उन्हें पुण्य के भागी बनाते हैं। और दूसरा था कि सांस्कृतिक एकता को बनाते थे। भारतीय के अलग अलग इस हिस्सों में लोग अलग भाषाएं बोलते थे, परंपराएं अलग थी, पर सभी जगहों को एक साझा संस्कृति से जोड़ा गया है। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र को एक भारत भूमि माना गया है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए, आप जो लोग भारतवर्ष पढ़ रहे हैं इसमें कुछ कुछ लैंग्वेज ही ऐसे हैं कि आपको समझने ही पड़ेंगे। बाकी इतिहास हम लोग पढ़ते जैसे 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता ऐसा पढ़ते हैं, तो वो सब थोड़े ठीक थे। लेकिन ये सारी चीजें तो आपको पैसेंस के साथ समझना होगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके समझना होगा। तो देखिए, दूसरा देखेंगे हम लोग सांस्कृतिक एकता। भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग भाषाएं बोलते थे। कि अभी भी देखिए आपकी अलग स्टेट चल जाइएगा तो वहाँ की भाषाएं अलग है, लेकिन क्या था, वहाँ भाषाएं अलग थे, परंपराएं भी अलग होती है, पर सभी जगहों को एक साझा संस्कृति से जोड़ा गया। लेकिन सभी जगहों को एक मतलब कॉमन संस्कृति से जोड़ा गया है। मतलब एक सभी जगहों को एक साझा संस्कृति से जोड़ा गया है। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र को एक भारत भूमि माना गया। और यही वजह है कि हम लोग देखिए, हम लोग भले कोई भी स्टेट से हो, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम लोग भारत से हैं। तो हम लोग कहीं से भी हो, हम लोग का भाषा कुछ भी हो, हम लोग का परंपराएं कुछ भी हो, लेकिन हम लोग को एक क्षेत्र से जोड़ा गया है। मतलब एक सभी जगहों को एक साझा संस्कृति से जोड़ा गया है। और यही वजह है कि पूरे क्षेत्र को एक भारत भूमि माना गया है। इसकी भौगोलिक सीमा क्या है स्टूडेंट्स? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारतवर्ष की सीमा उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में समुद्र तक मानी गई है। इसी को भारतवर्ष को भू स्थान कहा गया है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका भौगोलिक सीमा कहां से कहां तक है कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक मानी गई है। मतलब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक मानी गई है। और इसी को भारतवर्ष का भू स्थान कहा गया है। और इसी को मतलब उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक को ही इतिहास में भारतवर्ष का भू स्थान कहा गया है। तो यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग इसका आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कि भारत को देवभूमि और पुण्य भूमि भी कहा गया है, क्योंकि जहां धर्म, योग, मोक्ष और आध्यात्म की परंपराएं विकसित हुई है, इसलिए इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भारत को देवभूमि और पुण्य भूमि भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर धर्म, योग, मोक्ष और आध्यात्म की परंपराएं विकसित हुई है। क्या निष्कर्ष में देख लीजिए सुना, हमने यहाँ पर निष्कर्ष भी दिया है ताकि अभी तक आपने जितना पढ़ा वे सारी चीजें आपको एक बार में रिवाइज हो जाए। क्या है कि भारतीय काल और स्थान की अवधारणा यह सिखाती है कि भारत की सोच सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं थी। समय को यहाँ अनंत और चक्रीय माना गया है, ये हमने देखा। और भूमि को केवल जमीन नहीं बल्कि पवित्र, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक माना गया है। यही सोच भारतवर्ष को महान बनाती है और यही इसकी विशेषता है, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि अनंत और चक्रीय माना गया है, जिसमें हमने देखा कि समय चक्रीय है। भारत में समय को कभी सीधी रेखा की तरह नहीं समझा गया, एक घेरा की जैसा समझा गया, यानी समय बार बार घूमकर आता है। जिसमें फिर हमने भारतीय ग्रंथों में समय के युगों में बांटा गया देखा था, जिसमें हमने देखा था सतयुग जो धर्म और सत्य का युग है, त्रेता युग जो मर्यादा और आदर्श का युग रहा है, द्वापर युग जहाँ संघर्ष और आंशिक अधर्म का युग रहा है, और कलयुग जहाँ पाप और अधर्म का युग रहा है। और समय अनंत हमने देखा था कि देखिए
अनंत और चक्री, जिसमें हमने अनंत समय में देखा था कि भारतीय दृष्टि में समय का कोई शुरू और अंत नहीं है और प्रलय बार बार होते रहते हैं, इसलिए समय को सनातन यानी हमेशा चलने वाला कहा गया है। इसके बाद हमने देखा भारतीय स्थान की अवधारणा, जिसमें हमने देखा कि भारत में स्थान की सोच भी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं भी जुड़ी थी। जैसे पवित्र भूमि की धारणा देखा, जैसे भारत की नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, और फिर और तीर्थ स्थान देखे, जैसे हमने काशी, प्रयाग, पुरी, ये सारी चीजें। सांस्कृतिक एकता में देखा कि भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, परंपराएं अलग थी। तो ये सारी चीजें हमने देखें। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह होने वाला है आपका, भारतीय साहित्य की महिमा पर प्रकाश डालिए वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुराणों के संदर्भ में। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि भारतीय साहित्य की महिमा पर प्रकाश डालिए, कि भारतीय साहित्य की महिमा क्या है, इस पर आपको व्याख्या करना है या फिर प्रकाश डालना है। किसके संदर्भ में डालना है? वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुराणों के संदर्भ में आपको डालना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। पहले समझते हैं, भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान और संस्कृति की भूमि रहा है, हम लोग सभी को जानते हैं। और आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय साहित्य की महिमा, मतलब भारतीय साहित्य की महिमा क्या रही है, इसमें प्रकाश डालना है। किसके संदर्भ में डालना है आपको? वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुराणों के संदर्भ में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सभी को जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान और संस्कृति की भूमि रहा है। यहाँ का साहित्य न सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें दर्शन, इतिहास, संस्कृति और मूल्यों की झलक भी मिलती है। इसके बाद हमने देखा कि भारतीय साहित्य की महिमा को हम मुख्य रूप से वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुराणों के संदर्भ में देख सकते हैं। तो आइए एक एक करके सभी को हम लोग देखते हैं, वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुराणों के संदर्भ में। तो वही है कि भारत प्राचीन काल से ज्ञान और संस्कृति का भूमि रहा है। यहाँ का साहित्य ना सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें दर्शन आपको मिलेंगे, इतिहास, संस्कृति और नैतिक मूल्यों की भी झलक आपको इसमें मिलती है। भारतीय साहित्य की महिमा को हम मुख्य रूप से वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुराणों के संदर्भ में देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वेद का ज्ञान का स्रोत को देखते हैं, इसके बाद हम लोग उपनिषद, महाकाव्य और पुराणों के को भी देखेंगे। देखिए क्या है, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें अपौरुष से यानी कि मानव निर्मित नहीं बल्कि दिव्य माना जाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि देखिए वेद ज्ञान का स्रोत। वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें हम अपौरुष से, मतलब कि अपौरुष से कहने का मतलब है कि मानव निर्मित नहीं बल्कि एक इसे दिव्य माना जाता है। वेद को 4 वेद हैं, जिसमें पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है कि कितने प्रकार के वेद हैं, आप बताइए। तो पहला वो है स्टूडेंट्स, वह ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें जीवन से जुड़ी हर चीज का उल्लेख है, जैसे प्रकृति, देवता, यज्ञ, समाज, राजनीति और दर्शन। इन्हें ज्ञान का भंडार कहा जाता है। वेदों ने भारत को आध्यात्मिक और संस्कृति की पहचान दी है। और स्टूडेंट्स, वेदों ने भारत को एक आध्यात्मिक और संस्कृति पहचान दी है। इसके बाद देखिए, उपनिषद दर्शन और आत्मज्ञान है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का अंतिम और दार्शनिक भाग रहे हैं। इनमें प्रश्न उठाए गए हैं, आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। उपनिषद हमें आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान कराते हैं। यहाँ भौतिक चीजों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान और मोक्ष की शिक्षा भी दी गई है। इसके बाद है महाकाव्य, इतिहास और संस्कृति का दर्पण रहा है। भारत के 2 महान काव्य हैं, जैसे रामायण और महाभारत। रामायण में आदर्श जीवन, मर्यादा, धर्म, आदर्श राजा, प्रजा का चित्रण बताया गया है। महाभारत में परिवार, राजनीति, युद्ध, धर्म और कर्म के जटिल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो देखिए, रामायण में हमें क्या सिखाया गया है कि आदर्श जीवन, मर्यादा, धर्म और आदर्श राजा, प्रजा का चित्रण क्या रहा है, ये सारी चीजें। महाभारत में परिवार, राजनीति, युद्ध, धर्म और क्रम के जटिल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। महाभारत में ही भागवद्गीता है, जो भारतीय दर्शन का अमूल्य ग्रंथ है। देखिए क्या है कि महाभारत में ही क्या है,
भगवद्गीता है जो भारतीय दर्शन का अमूल्य ग्रंथ है। यह महाकाव्य केवल साहित्य नहीं बल्कि भारतीय समाज के आदर्श और मूल्यों को बताता है। तो ये हमने देखा। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है। पुराण संस्कृति और आस्था का आधार हमें बताती है। पुराणों में धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल और कथाएं मिलती है। 18 प्रमुख पुराण माने जाते हैं। इनमें देवताओं की कथाएं, सृष्टि की उत्पत्ति, राजा महाराजाओं की वंशावलियां और नैतिक शिक्षा दी गई है। पुराणों ने आम जनता तक धर्म और संस्कृति को सरल कहानियों के माध्यम से पहुंचाया है। और स्टूडेंट्स, भारतीय साहित्य की महिमा उसकी विविधता और गहराई में है। वेद हमें ज्ञान और आस्था देते हैं, उपनिषद हमें दर्शन और आत्मज्ञान सिखाते हैं, और वही महाकाव्य हमें इतिहास और जीवन का मूल्य बताते हैं, और पुराण हमें संस्कृति और धार्मिक परंपराएं से जोड़ते हैं। इसलिए भारतीय साहित्य को विश्व साहित्य में अद्वितीय और महान माना जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम है 7 दिन के बाद, और हम लोग इसमें ज्यादा डेप्थ जाएंगे तो फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और यदि आप लोग बोलिएगा तो फिर आप लोग सेमेस्टर 2 में आप लोग हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आपके सारे टॉपिक्स को एकदम डेडिकेटेड पढ़ाया जाएगा। सेमेस्टर 2 में तो आप लोग के 2 मेजर पेपर है, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3। तो अभी चलिए हम लोग भी इसी के बारे में बात करते हैं। प्राचीन भारत में भाषा और लिपि के विकास का वर्णन कीजिए कि प्राचीन भारत में भाषा और लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए इसे देखते हैं। प्राचीन भारत में भाषा और लिपि का विकास एक लंबी और समृद्ध प्रक्रिया रही है। कोई भी चीज स्टूडेंट्स तुरंत विकास नहीं होती है। तो ये कि प्राचीन भारत में भाषा और लिपि का विकास एक लंबी और समृद्ध प्रक्रिया थी। यह विकास समाज, संस्कृति, धर्म और व्यापार के साथ जुड़ा हुआ था। और यह जो विकास है भारत में भाषा और लिपि का जो विकास है, या विकास समाज, संस्कृति, धर्म और व्यापार के साथ यह जुड़ा हुआ था। प्राचीन भारत में भाषा का विकास कैसे हुआ, आइए देखते हैं। प्राचीन भारत में कई भाषाएं समय के साथ विकसित हुई। यह भाषाएं लोगों के बीच संवाद, धार्मिक कार्यों और साहित्य के लिए इस्तेमाल होती थी। इसे हम क्रम से देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में क्या था कि कई भाषाएं समय के साथ विकसित होती रही है। यह भाषाएं लोगों में संवाद करने के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए और साहित्य के लिए इस्तेमाल होती थी। इसे आइए हम लोग क्रम से देखते हैं। वैदिक काल में जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली, इसमें संस्कृत भाषा का उदय हुआ। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी। किस समय की? वैदिक काल की। कौन सी भाषा आई थी स्टूडेंट्स? संस्कृत भाषा थी, वैदिक संस्कृत। यह वेदों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की भाषा थी। इसे देववाणी भी कहा जाता था, और इस भाषा को देववाणी भी कहा जाता था क्योंकि इसे धार्मिक ग्रंथों और पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देववाणी क्यों कहा जाता था स्टूडेंट्स? क्योंकि इन ग्रंथों का उपयोग पूजा के लिए किया जाता था और धार्मिक चीजों के लिए किया जाता था। इसकी विशेषता क्या थी इस काल की? इस जो भाषा है इसकी, वैदिक संस्कृत बहुत शुद्ध और जटिल थी। देखिए, ये शुद्ध के साथ वैदिक संस्कृत, हम यहाँ जो बताएं कि वैदिक काल में जो इस समय की जो महत्वपूर्ण भाषा थी वो थी वैदिक संस्कृत, या वेदों जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेदों में आपको यही भाषाएं देखने को मिलेगी। इसे देववाणी भी कहा जाता था। देववाणी क्यों कहा जाता था स्टूडेंट्स? क्योंकि इसे धार्मिक ग्रंथों और पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता था। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थे, जैसे कि वैदिक संस्कृत बहुत शुद्ध और जटिल होती थी। जो वैदिक संस्कृत होते थे वो बहुत शुद्ध और जटिल थी। इसे मौखिक रूप से याद किया जाता था। देखिए, ये जो वैदिक संस्कृत थी स्टूडेंट्स वो बहुत शुद्ध के साथ साथ ये बहुत जटिल भी थी। इसे मौखिक रूप से याद किया जाता था क्योंकि उस समय लिखने की प्रथा कम थी, और इसे बोलकर याद किया जाता था, मतलब कि मौखिक रूप से याद किया जाता था। अब बोलिएगा ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि उस समय लिखने की प्रथा जो थी वह बहुत कम थी, इसलिए। जैसे उदाहरण आप देखिए, ऋग्वेद के मंत्र जो आज भी संस्कृत में उपलब्ध है, उस समय, एक मिनट, उदाहरण जैसे ऋग्वेद के मंत्र जो आज भी संस्कृत में उपलब्ध है, उस समय की भाषा को दिखाते हैं। देखिए, जैसे देखिए इसके उदाहरण देखिए, जैसे ऋग्वेद का मंत्र हो गया जो आज भी संस्कृत में उपलब्ध है, उस समय की भाषा को यह दिखाता है। इसके बाद दूसरा जो हम लोग देखते हैं काल, वह था उत्तर वैदिक काल, और इसे हम लोग प्राकृतिक भाषाएं
भी बोलते हैं प्राकृतिक भाषाएं के काल। तो ये कब से चली? 600 ईसा पूर्व से आगे तक ये चली। समय के साथ संस्कृत आम लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। हम आपको इसमें पहले ही बताए थे वैदिक काल में कि क्या था कि ये भले ही शुद्ध थी लेकिन ये बहुत जटिल थी। तो समय के साथ क्या हुआ? समय के साथ संस्कृत आम लोगों के लिए यह मुश्किल हो गई, इसलिए प्राकृतिक भाषाएं विकसित हुई जो संस्कृत से निकली लेकिन ज्यादा आसान थे। क्योंकि हमने देखा था कि प्राचीन भारत में भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा हुआ, तो जिसमें क्या था कि भाषा तो शुद्ध था लेकिन वह बहुत जटिल था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर वैदिक काल और प्राकृतिक भाषाएं का आविष्कार 600 ईसा पूर्व से आगे तक चली, जो कि समय के साथ संस्कृत आम लोगों के लिए मुश्किल हो गई क्योंकि यह काफी ज्यादा जटिल थी। इसलिए कौन सी भाषा की बात करें? वैदिक संस्कृत की, या जो था और ये जो भाषाएं थी या वेदों जैसे कि ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद की भाषाएं थी। इसे देववाणी भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसे धार्मिक ग्रंथों और पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो इसलिए। लेकिन ये जटिल थी, तो इसलिए उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि प्राकृतिक भाषाएं का उद्भव हुआ। इस भाषा में क्या था कि समय के साथ संस्कृत आम लोगों के लिए मुश्किल हो गई थी, इसलिए इसका उद्भव हुआ। इसलिए प्राकृतिक भाषाएं विकसित हुई जो संस्कृत से निकली लेकिन ज्यादा आसान थी। लेकिन देखिए, जो प्राकृत भाषा भी थी स्टूडेंट, वह संस्कृत से ही निकली थी लेकिन यह उससे आसान थी। प्राकृतिक ये आम लोगों की भाषाएं थी, जैसे कि पाली हो गया, अधमागधी, शोर सेनी आदि, ये सारे भाषाएं। इसके बाद पाली मतलब पाली भाषाएं थी कि यह बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा मानी गई। गौतम बुद्ध के उपदेश पाली में लिखे गए, जैसे कि त्रिपिटिका देखिएगा आप, जैसे देखिए यहाँ पर हमने मेंशन भी किया होगा, जैसे देखिए यहाँ पर है, ये डिस्टर्ब कर रही थी इसलिए। पाली यह बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा बनी। गौतम बुद्ध के उपदेश पाली में लिखे गए, जैसे कि त्रिपिटक देखिएगा आप। फिर देखिएगा अर्धमागधी जैन धर्म के ग्रंथों में इसका इस्तेमाल हुआ, जो कि किसमें लिखी गई है स्टूडेंट्स? प्राकृत भाषा में लिखी गई। उदाहरण, बुद्ध और महावीर ने आम लोगों को समझाने के लिए प्राकृत भाषाओं का उपयोग किया ताकि उनकी बातें जन जन तक पहुंचे। क्योंकि वे वैदिक संस्कृत भाषा का उपयोग क्यों नहीं किए? ये हालांकि बहुत शुद्ध थे लेकिन यह काफी जटिल थे, जो लोगों को मुश्किल हो रही थी समझने में। इसके बाद शास्त्रीय संस्कृत का विकास हुआ। इस समय शास्त्रीय संस्कृत का विकास हुआ जो वैदिक संस्कृत से थोड़ा अलग थी। इसे विद्वानों और राजाओं ने बढ़ावा दिया। देखिए, ये भी जो थी वैदिक संस्कृत से ये थोड़ा अलग थी, इसे विद्वानों और राजाओं ने बढ़ावा दिया। किसके बात कर रहे हैं हम लोग? शास्त्रीय संस्कृत की, जो कि 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक चली। इस समय शास्त्रीय संस्कृत का विकास हुआ जो वैदिक संस्कृत से थोड़ा अलग थी, इसे विद्वानों और राजाओं ने बढ़ावा दिया। इसे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रही है, जैसे कालिदास की रचनाएं जो है वह शास्त्रीय संस्कृत में लिखी गई है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, पाणिनि का व्याकरण जिसे हम लोग अष्टाध्यायी बोलते हैं, और महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ इसी समय की देन है। इसकी कुछ विशेषताएं थे, जैसे कि यह भाषा बहुत सुंदर और नियमबद्ध थी। इसे साहित्य, काव्य और दर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अभी क्या है आपको याद है ना? क्योंकि देखिए, एक क्वेश्चन ही आपका मतलब सिलेबस ही इस तरह है कि आपको सारी चीजें रिलेट करके चलनी पड़ेगी। प्राचीन भारत में भाषा और लिपि के विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताना, जिसमें हमने पहला क्या देखा स्टूडेंट्स कि वैदिक काल जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली, इसमें संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ। इसकी विशेषता थी कि वैदिक संस्कृत बहुत शुद्ध और जटिल थी, लेकिन इसे मौखिक रूप से याद किया जाता था। इसके बाद हमने उत्तर वैदिक काल में देखा कि समय के साथ संस्कृत आम लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई, इसलिए प्राकृत भाषाएं विकसित हुई जो संस्कृत से निकली लेकिन ज्यादा आसान थी। और ये प्राकृत भाषाएं थी, ये आम लोगों की भाषाएं थी, जैसे पाली, अर्धमागधी, शोर सेनी आदि, ये सारी चीजें। पाली क्या थी कि यह बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा बनी। गौतम बुद्ध के उपदेश पाली में लिखे गए हैं, जैसे त्रिपिटिका हो गया। फिर अर्धमागधी जैन धर्म के ग्रंथों में इसका इस्तेमाल हुआ। तो ये नेक्स्ट जो है वो हमने देखा क्या? शास्त्रीय संस्कृत। इस समय शास्त्रीय संस्कृत कब से हुई? 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक चली है। इस समय शास्त्रीय संस्कृत का विकास हुआ जो वैदिक संस्कृत से थोड़ा अलग थी। इसकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस काल में हुई, जैसे कालिदास की रचनाएं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, और फिर पाणिनि का व्याकरण, जैसे कि
अष्टाध्यायी और महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ इसी समय की देन है। तो ये सारी चीजें। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्षेत्रीय भाषाएं का उदय, जो कि 500 ईस्वी के बाद तक। प्राचीन भारत के बाद में क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई, जैसे कि तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि। ये दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाएं थी। देखिए क्या है कि प्राचीन भारत में बाद में क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई, जैसे कि तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि। ये दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाएं थी। तमिल या बहुत प्राचीन भाषा है। संगम साहित्य तमिल में लिखा गया है, जो प्राचीन दक्षिण भारत की संस्कृति को दर्शाता है। इसकी विशेषताएं थी कि ये भाषाएं स्थानीय लोगों की बोलचाल और साहित्य के लिए थी। इसके बाद दूसरा देखेंगे प्राचीन भारत में लिपि का। हम लोग तो भाषा का विकास देखें स्टूडेंट्स, जिसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा कि वैदिक काल, जो कि 500 से 600 ईस्वी पूर्व तक चली। इसके बाद देखा उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि प्राकृतिक भाषाएं का उद्भव हुआ। उसके बाद देखा शास्त्रीय संस्कृत में, जो कि वैदिक संस्कृत से थोड़ा अलग थी। इसके बाद हमने देखा क्षेत्रीय भाषा का उद्भव हुआ 500 ईस्वी के बाद, जिसमें हमने देखा कि प्राचीन भारत में बाद में क्षेत्रीय भाषाएं की विकसित हुई, जैसे कि तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु आदि। ये सारी चीजें ये दक्षिण भारत की द्रविड़ीय भाषा थी, मतलब कि आम भाषा थी। तमिल यह बहुत प्राचीन भाषा है। संगम साहित्य तमिल में लिखा गया है, जो प्राचीन दक्षिण भारत की संस्कृति को दर्शाता है। इसकी कुछ विशेषताएं थी कि यह भाषाएं स्थानीय लोगों की बोलचाल और साहित्य के लिए थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वह है प्राचीन भारत में लिपि का विकास। कि प्राचीन भारत में लिपि का विकास कैसे हुआ। लिपि का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। लिपि का मतलब है लिखने का तरीका। जैसे हम लोग अभी लिपि में लिपि है, देवनागरी है, रोमन हो गया। तो उस समय की लिपि क्या थी और इसका विकास कैसे हुआ। वही है कि लिपि का मतलब है स्टूडेंट्स कि लिखने का तरीका। प्राचीन भारत में भाषाओं को लिखने के लिए कई लिपियां विकसित हुई। इसे भी क्रम से हम लोग एक एक करके समझते हैं, जिसमें से पहला था प्रारंभिक लिपियां, जिसकी लिखने की शुरुआत वैदिक काल में लोग ज्यादातर मौखिक रूप से ज्ञान को याद रखते थे। लिखने की प्रथा बाद में शुरू हुई, क्योंकि उस समय कैसे लिखा जाए, किसमें लिखा जाए, अभी तो हम लोग पास सभी चीजें हैं, तो उस समय नहीं होती थी। तो प्रारंभिक लिपियां क्या थी कि लिखने की शुरुआत वैदिक काल में लोग ज्यादातर मौखिक रूप से ज्ञान को याद रखते थे। लिखने की प्रथा बाद में शुरू हुई। सामग्री लोग ताड़पत्र, भोजपत्र, जैसे भोजपत्र में किसको बोलते हैं, पेड़ की छाल। तो ये है कि सामग्री से लोग ताड़पत्र, भोजपत्र और पत्थरों पर लिखते थे, क्योंकि उस समय तो ये बहुत सारी चीजें विकसित नहीं हुई थी और हम लोग प्राचीन भारत का बात कर रहे हैं। इसके ब्राह्मी लिपि का उद्भव हुआ, विकास हुआ। इसमें क्या था, ये 300 ईसा पूर्व से हुआ। कि महत्व इसका था कि ब्राह्मी लिपि प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण लिपि थी। इसे सम्राट अशोक के शिलालेख में देखा जा सकता है। देखिए हमने पहला क्या देखा कि लिखने की शुरुआत। लिखने की शुरुआत में देखा कि वैदिक काल में लोग ज्यादातर मौखिक रूप से ज्ञान याद रखते थे, उसमें लिखने की प्रथा नहीं थी। इसके बाद दूसरा में देखें हम लोग ब्राह्मी लिपि, जो कि 300 ईसा पूर्व से ये हुई। इसका महत्व था कि ब्राह्मी लिपि प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण लिपि थी। जो ब्राह्मी लिपि थी स्टूडेंट्स, वो प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण लिपि थी और इसे सम्राट अशोक के शिलालेखों में इसे देखा जा सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं थी कि यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी। देखिए ब्राह्मी लिपि क्या, काफी बार पूछा जाता है कि ये जो लिपि थी इसे बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसे संस्कृत, प्राकृत और अन्य भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ब्राह्मी लिपि का जो उपयोग है वह संस्कृत, प्राकृत और अन्य भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण जैसे देखिए कि अशोक के शिलालेख, जैसे कि सारनाथ का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाद में कई अन्य लिपियों की जननी बनी। इसका प्रभाव क्या रहा कि ब्राह्मी से ही देवनागरी, तमिल, तेलुगु और बंगाली जैसी लिपियां का विकास हुआ। देखिएगा इसका प्रभाव क्या हुआ कि ब्राह्मी से ही स्टूडेंट्स देवनागरी, जो भी हम लोग देवनागरी पढ़ते हैं, ये कहां से हुआ, ये ब्राह्मी लिपि से ही इसका विकास हुआ। ये विकसित हुए ब्राह्मी से ही। देवनागरी हो गया आपका, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया और बंगाली जैसी लिपियां विकसित हुई। इसके बाद जो तीसरा लिपि जो विकसित हुई वह था खरोष्ठी लिपि। इसका प्रयोग हम लोग, यह लिपि का प्रयोग हम लोग मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम, जो कि भारत का आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रचलित थी। इसकी विशेषता थी कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि क्या था, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो ये थी कि इसकी विशेषताएं क्या थी कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसका प्रभाव फारसी और मध्य एशियाई लिपियों से था। उदाहरण जैसे अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी में भी मिलते हैं। अन्य लिपियां जैसे कि तमिल ब्राह्मी, दक्षिण भारत में तमिल भाषा को लिखने के लिए तमिल ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। देखिए क्या है,
तमिल ब्राह्मी, दक्षिण भारत में तमिल भाषा को लिखने के लिए तमिल ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ है। गुप्त लिपि गुप्त काल से 300 से 550 ईस्वी तक में यह लिपि विकसित हुई। यह ब्राह्मी से निकली और बाद में यह देवनागरी लिपि की आधार बनी। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे गुप्त कालीन सिक्कों और शिलालेखों में गुप्त लिपि देखी जा सकती है। इसके बाद है भाषा और लिपि के विकास का महत्व, सामाजिक महत्व। भाषा और लिपि ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा, धार्मिक ग्रंथ, कहानियां और ज्ञान के शिलालेखों और ज्ञान को लिखकर संरक्षित किया। शिक्षा और साहित्य, संस्कृत, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में साहित्य रचा गया है और जो आज भी पढ़ा जाता है। इसके बाद हमने देखा शासन और व्यापार। अशोक जैसे राजाओं ने लिपि का उपयोग अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए किया। व्यापारियों ने भी लिपि का इस्तेमाल हिसाब किताब के लिए किया। इसके बाद सांस्कृतिक एकता इससे बड़ी कि अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं और लिपियां भारत की विविधता को दर्शाती है, लेकिन ब्राह्मी जैसी लिपि ने एक साझा आधार भी दिया। और प्राचीन भारत में भाषा और लिपि का विकास समय के साथ धीरे धीरे ये विकसित हुआ। पहले वैदिक संस्कृत थी जो धार्मिक थी, फिर प्राकृत और पाली जैसी आसान भाषाएं आई जो आम लोगों तक पहुंची। देखिए, अब निष्कर्ष में आप सभी चीजें समझ सकते हैं कि क्या है कि प्राचीन भारत में भाषा और लिपि का विकास समय के साथ धीरे धीरे हुआ। पहले वैदिक संस्कृत थी जो धार्मिक थी, फिर प्राकृत और पाली जैसी आसान भाषाएं आई जो आम लोगों तक पहुंची। बाद में शास्त्रीय संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं जैसे कि तमिल विकसित हुई। लिपि में ब्राह्मी सबसे महत्वपूर्ण थी, जिससे कई अन्य लिपियां बनी। खरोष्टी और गुप्त लिपि भी प्रचलित थी। ये भाषाएं और लिपियां भारत के साहित्य, धर्म और शासन को मजबूत करने में मददगार थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चन और हम चाहते हैं कि बाकी के क्वेश्चन आप पीडीएफ से देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारतीय कला और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या, वर्णन कीजिए कि भारतीय कला और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी। जैसे प्राचीन भारतीय शिक्षा मतलब प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या विशेषताएं रही और ये किस प्रकार थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो वही है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध प्रणालियों में से एक थी। क्या है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा जो प्रणाली है स्टूडेंट्स, वो दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध प्रणालियों में से एक थी। इसमें शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं माना जाता था। और इस काल में, प्राचीन काल में शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं माना जाता था, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने में और व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने का माध्यम समझा जाता था। इस शिक्षा प्रणाली की कई खास विशेषताएं थी जिन्हें नीचे हम विस्तार से समझेंगे। पहले जो चलती थी वह थी गुरुकुल पद्धति, मतलब कि ये स्टूडेंट्स गुरु के आश्रम में जाके वे पढ़ते थे। प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे प्रमुख गुरुकुल प्रणाली थी। छात्र, जिसे शिष्य कहा जाता था, अपने गुरु के आश्रम का या निवास स्थान पर रहकर वे शिक्षा प्राप्त करते थे। वहां छात्र अपने गुरु की सेवा करता था और बदले में गुरु उसे ज्ञान प्रदान करते थे। शिक्षा और जीवन दोनों एक साथ जुड़कर चलते थे। इसके बाद है स्टूडेंट्स समग्र विकास पर जोर। इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान देना नहीं था। अभी आप पढ़ते होंगे तो बस आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है, लेकिन जीवन में क्या है, कैसे आध्यात्मिक बने, कैसे, मतलब ये सारी चीजें बहुत कम ही सिखाई जाती है। तो ये कि समग्र विकास पर जोर दिया जाता था प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली पर। इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान देना नहीं था, बल्कि छात्रों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाता था। वेदों का अध्ययन कराया जाता था। योग, ध्यान, संगीत, युद्ध कला, कृषि और पशुपालन जैसी कई प्रकार की शिक्षा वहां दी जाती थी। वहां पर मौखिक परंपराएं भी चलती थी कि उस समय लिखित सामग्री बहुत कम उपलब्ध थी, इसलिए शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। हालांकि लिखित भी होती थी लेकिन बहुत कम ही होती थी। छात्र गुरु के बताए मंत्रों, श्लोकों और सूत्रों को बार बार दोहराकर याद करते थे। इसी वजह से स्मरण शक्ति पर बहुत जोर दिया जाता था। अनुशासन और संयम वहां पर थी। शिक्षा प्राप्त करते समय छात्रों को सादा जीवन जीना पड़ता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन का पालन। यह माना जाता था कि संयमित जीवन से ही ज्ञान का सही उपयोग संभव है। इसके बाद धार्मिक और आध्यात्मिक आधार। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति था। देखिए, इस काल में क्या था, शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति था। वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथ शिक्षा का मुख्य आधार थे। छात्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
कि 4 पुरुषार्थ की शिक्षा प्राप्त करता था। सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता था, केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि गणित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्पकला, दर्शन, साहित्य और राजनीति विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। इस तरह शिक्षा बहुआयामी थी। इसके बाद शिक्षा सभी के लिए कुछ सीमाएं के साथ दी जाती थी। जैसे शिक्षा का अवसर मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लोगों को मिलता था। शूद्र वर्ग को सामान्यतः शिक्षा से वंचित रखा जाता था। हालांकि समय के साथ इसमें बदलाव भी हुए और बौद्ध व जैन धर्म के प्रभाव से शिक्षा अधिक लोगों तक या पहुंचा। निःशुल्क शिक्षा होती थी, गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क होती थी। छात्र गुरु की सेवा करके और जीवन की आवश्यकताओं में योगदान देकर अपने कर्तव्य निभाते थे। शिक्षा का मकसद धन कमाना नहीं बल्कि समाज और जीवन के लिए योग्य व्यक्ति तैयार करना था। और अभी क्या है कि शिक्षा है तो बस नौकरी लेना है और कमाना है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं थी गुरुकुल पद्धति, मौखिक परंपरा, अनुशासन और संयम, आध्यात्मिक एकता पर जोर, समग्र विकास, विविध विषयों का अध्ययन और निःशुल्क शिक्षा होती थी। यह प्रणाली विद्यार्थियों को केवल विद्वान ही नहीं बल्कि उन्हें एक आदर्श नागरिक और अच्छे इंसान भी बनाती थी। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चन और हम चाहते हैं कि बाकी के क्वेश्चन आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्म की भारतीय अवधारणा का विवेचन कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यदि वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपके पूरे अभी जब तक एग्जाम चल रहा है सारे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डीएमए गेस्ट पेपर आपके लिए लाएंगे। लेकिन आप डीएमए गेस्ट पेपर को डाउनलोड कहाँ से कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन डीएमए सॉल्यूशन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हम वहां पर आपके सेमेस्टर के सभी गेस्ट पेपर को उपलब्ध करवाएंगे। तो जाइए, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो जाइए तुरंत और उसे डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए।